हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। तो देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में अब तक हमने जो प्रीवियस 2 वीडियोस है उसमें क्या क्या पढ़ा है, उसमें देखिए हमने जो कैश फ्लो है उसका इंट्रोडक्शन जो है, किस तरीके से कैश फ्लो है वो होता है, इसकी एक्टिविटीज़ क्या क्या है, ठीक है, ये सब कुछ हमने देखा है। देखिए ये देखा था हमने, ठीक है, वीडियो नंबर 1 के अंदर, कैश फ्लो के वीडियो 1 में ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होती है, इसके बाद में हमने देखा क्या, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और फिर हमने देखा फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या देखा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे है, ठीक है। हमने ये देखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता कैसे है। तो देखिए इसको बनाने के क्या है, 2 मेथड है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए इस तरीके से बनता है, ये है बनाने का फॉर्मेट ऑफ कैश फ्लो, देख रहे हैं आप। तो देखिए ये इस तरीके से बनता है, इसमें कुछ नहीं है, तीनों जो एक्टिविटीज़ है आपकी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी से आप क्या करोगे, कैश फ्लो निकालोगे, ठीक है। और तीनों एक्टिविटी से कैश फ्लो निकालने के बाद में उनको ऐड करोगे और आपका नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट निकालोगे। और उसमें जब आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। ये बहुत इजी है, लेकिन यहाँ पे बात क्या होती है, यहाँ पे बात होती है कि जो तीनों एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन तीनों एक्टिविटी से कैश फ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये कैश फ्लो जो है वो सबसे पहले बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताई थी, इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पे माना जाता है कि कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो को बनाने के 2 मेथड हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के 2 मेथड हैं, ठीक है। कौन कौन सा मेथड है, एक तो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, और एक कौन सा मेथड है आपके, इनडायरेक्ट मेथड है, ठीक है। 2 मेथड आपके सामने है, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। अब देखिए बात यह है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने के 2 मेथड है, लेकिन ये जो डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में ये डिवाइड हुआ है ना, ये इस वजह से हुआ है कि इसमें जो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो निकलता है वो 2 तरीके से निकलता है, ठीक है। बाकी जो आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है, इन्वेस्टिंग और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो दोनों एक्टिविटीज़ की जो आपके कैश फ्लो है वो तो दोनों ही तरीके में सेम तरीके से निकलेगा, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में भी उसी तरीके से होगा और इनडायरेक्ट में भी उसी तरीके से होगा। तो इन 2 जो एक्टिविटीज़ है इसमें तो दोनों ही मेथड में कोई चेंजेस नहीं है। तो चेंजेस किस में है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में होने की वजह से इसके जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के 2 मेथड बने हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ही हम क्या कर रहे हैं, 2 तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में जो चेंजेस है वो सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड से निकाली जाती है या इनडायरेक्ट मेथड से, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे पढ़ेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के 2 मेथड है, ठीक है। कौन कौन से, एक तो है डायरेक्ट मेथड और एक हो जाता है इनडायरेक्ट मेथड, ये हमने देखा था, ठीक है। कौन सा मेथड देखा था हमने, प्रीवियस वीडियो में डायरेक्ट मेथड के बारे में देखा था। देखिए डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो कैसे निकलता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, ये देखिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी, छोटा सा स्टेटमेंट लग रहा है आपको, लग रहा है, ठीक है। ये रहा कस्टमर से जो अमाउंट रिसीव हुआ है, सप्लायर को जो पेमेंट किया है, आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का जो पेमेंट किया है, उसके बाद में आपका कैश जनरेट हो जाता है ऑपरेशन से, इनकम टैक्स का पेमेंट लेस करोगे, ठीक है, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो ये चीजें हैं, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर, कैश पेड टू सप्लायर और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनको निकालने के लिए हमने वर्किंग नोट देखा था, ठीक है। ये देखिए वर्किंग नोट थे, ये देखिए वर्किंग नोट, हमने क्या देखा था कि ये जो कस्टमर से जो कैश रिसीव होता है वो किस तरीके से फाइनली हम इसको निकालेंगे, तो ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। फिर हमने सप्लायर को जो पेड किया है वो किस तरीके से निकालना है वो हमने देखा था, ठीक है। इसके बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पेमेंट कैसे होगा, कितने, मतलब क्योंकि हमें यहाँ पे जो लेने हैं ना चीज़ें, जो पेमेंट लेने हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसके लेने हैं, वो आपको लेने हैं करंट ईयर के, किसके लेने हैं, करंट
ईयर के, इसलिए यहाँ पे इतना एडजस्टमेंट किया जाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पेड किए किसके? करंट ईयर के, ठीक है। इसी तरह आपने सप्लायर को पेमेंट दिया किस चीज का? करंट ईयर की परचेज का, ठीक है। इसलिए ये एडजस्टमेंट करने के लिए ही तो हम क्या करते हैं, ये जो ओपनिंग बैलेंस है क्रेडिटर और बीपी और क्लोजिंग बैलेंस है क्रेडिटर और बीपी, इसका एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जो करंट ईयर में पेमेंट हुआ, जो करंट ईयर के लिए हुआ है, वो हम निकाल सकें। क्लियर हो रहा है? तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा था। ये जो टैक्स पेड है, टैक्स भी करंट ईयर का लेना है आपको, ठीक है। करंट ईयर के लिए कितना आपने टैक्स पेड किया है वो आपको लेना है, इसलिए इसका भी एडजस्टमेंट ये था। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो, जो 2 वीडियो है उसके अंदर पढ़े थे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? इनडायरेक्ट मेथड। आज हम पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो। ये देखिए इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है? देखिए डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड में क्या डिफरेंस है, पहले हम यहाँ पे ये चीज कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम कंफर्म करते हैं ये चीज कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या चेंजेस है। तो देखिए मैंने आपको कहा कि डायरेक्ट मेथड, ठीक है, फिर मैंने कहा कि एक है अपना इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर? तो ये 2 चीजें मैंने आपको कही। तो डायरेक्ट मेथड क्यों कहलाया? इसमें ऐसा क्या हुआ? तो इसमें देखिए ऐसा हुआ है कि हमने जो हमारा जो कैश जनरेट हुआ है, ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको, देखिए जो कैश रिसीव हुआ है, कैश रिसीव्ड में से अगर हम कैश पेड माइनस करें, ठीक है, जो रिसीव हुआ है उसमें से पेड माइनस करें, तो हमारे पास में जो बचेगा वो कैश का बैलेंस बचेगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो इनकम हमें रिसीव हुई या कैश हमें जो रिसीव हुआ, उसमें से हमने जो कैश पेमेंट है उसको हमने क्या किया? माइनस किया, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट मेथड, जिसमें हम रिसीव में से पेड माइनस करते हैं, ठीक है। और इनडायरेक्ट मेथड में क्या रहता है? इनडायरेक्ट मेथड में आपको पता ही नहीं आपने कितना कैश रिसीव किया, कितना पेड किया। आपके पास एक चीज है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है ना, इस नेट प्रॉफिट से आपको पता करना है कि हमने कितना ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए फाइनली जो कैश पेड है, ठीक है, कैश पेड किया या फिर हमारे कैश का फंड क्रिएट हुआ, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी होती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें जो अप्रोच करते हैं वो नेट प्रॉफिट जो निकाला हुआ है उस प्रॉफिट के बेस पे अप्रोच करते हैं, ठीक है। जो प्रॉफिट निकाला हुआ है उसके बेस पे अप्रोच करके हम हमारा फाइनली कैश बैलेंस निकालते हैं कि कितना हमने कैश जनरेट किया या कितना कैश यूज किया, ठीक है। तो ये आपके इनडायरेक्ट मेथड हो जाता है, क्योंकि इसमें हम इनडायरेक्टली जा रहे होते हैं, नेट प्रॉफिट के थ्रू हम पता कर रहे होते हैं कि हमने कितना कैश जनरेट किया और कितना यूज किया। जबकि इसमें डायरेक्टली जो कैश रिसीव हुआ है उसमें से कैश पेड माइनस कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कैश का क्या हुआ है, जनरेशन हुआ है, कैश जनरेटेड हुआ है, ठीक है, या फिर क्या रहा है, यूज रहा है, कैश जनरेटेड हुआ है या फिर यूज हुआ है। अगर ये माइनस में आता है तो यूज हुआ है, अगर ये प्लस में रहता है तो जनरेटेड हुआ है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड का क्या वो है सिस्टम, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्टली करते हैं, जितना रिसीव हुआ उसमें से पेड माइनस कर दो तो कितना बचा है वो पता चल जाता है। जबकि इसमें क्या है कि हम इनडायरेक्टली जो हमारा नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट के थ्रू हम पता कर रहे होते हैं कि कितना हमने कैश जनरेट किया या कितना यूज किया, ठीक है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहते हैं। क्लियर हो रहा है मैटर, ठीक है। तो ये था आपके। अब देखिए हम आ जाते हैं इनडायरेक्ट मेथड की तरफ। इनडायरेक्ट मेथड में देखिए सबसे पहले आपको एक चीज चाहिए होगी जिसके लिए आपको एक स्टेटमेंट बनाना होगा, ठीक है। चीज आपको क्या चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आपको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। यहाँ पे जो प्रॉफिट लेना होगा आपको वो कैसा लेना होगा, बिफोर टैक्स लेना होगा, ठीक है। इसलिए अगर क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो भी आपको उसको बिफोर टैक्स वाली कंडीशन में लाना है। तो पहला काम तो हमारा क्या हो जाता है कि हम इसमें कौन सा नेट प्रॉफिट यूज करेंगे, बिफोर टैक्स वाला यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए इनडायरेक्ट मेथड हम प्रॉफिट के थ्रू कैश जनरेशन और कैश यूज की तरफ जा रहे हैं, तो जो नेट प्रॉफिट हमें यूज करना है वो बिफोर टैक्स वाला करना है। क्योंकि अगर हम आफ्टर टैक्स वाला भी करते हैं ना तो उसमें से हमें फिर क्या करना होता है, टैक्स का एडजस्टमेंट करना होता है, टैक्स को वापस क्या करना होता है, ऐड करना होता है। वो अपना उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से करते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, बिफोर टैक्स वाला चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हम लेंगे
कई बार देखिए क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ होता है, ठीक है, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में होता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे करते हो, आपके पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, जिसमें से अगर आप लेस कर दो ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, अगर उसका ओपनिंग बैलेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, वो अगर आप उसमें से माइनस कर दो तो आपके पास में क्या बचेगा, ये बचेगा नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर। ये जो नेट प्रॉफिट बचेगा वो किसका बचेगा, करंट ईयर का नेट प्रॉफिट बचेगा, नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, ठीक है, ये बचेगा आपके, और वो भी कैसा, आफ्टर एप्रोप्रिएशंस, सभी एप्रोप्रिएशंस होने के बाद में, ठीक है, क्योंकि देखिए कोई भी प्रॉफिट जो है वो बैलेंस शीट में कब जाता है, जब उसमें सभी तरह के एप्रोप्रिएशंस हो चुके हो, इवन कि टैक्स का भी पेमेंट हो चुका हो, ठीक है, टैक्स का भी पेमेंट हो चुका हो, तो इसका मतलब हमें सारी चीज़ें वो एडजस्ट करनी पड़ेगी जो उसमें से अब तक क्या हो चुकी है, एप्रोप्रिएट हो चुकी है, उसमें से क्या हो चुकी है, डिडक्ट हो चुकी है, ठीक है, उसमें ऐड हो चुकी है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए कोई भी प्रॉफिट बैलेंस शीट में तब जाता है जब उसका सारा काम खत्म हो जाता है, लास्ट में बचा हुआ जो प्रॉफिट होता है वो बैलेंस शीट में जाता है। तो पहला काम तो आपको प्रॉफिट करंट ईयर का कितना है ये पता करना है। तो आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना P&L का, उसमें से आप जो ओपनिंग बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का वो माइनस करते हैं, तो आपके पास बचता है नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर का नेट प्रॉफिट बचता है, और वो भी कैसा, सारे एप्रोप्रिएशन किया हुआ। फिर उसके अंदर आपको ऐड क्या करना है, देखिए ट्रांसफर टू द रिजर्व्स, जो रिजर्व्स में आपने ट्रांसफर कर दी है, ठीक है। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे सपोजिवली ये एक बात यहाँ पे आपको सीखनी होगी, जैसे ये आपका P&L है, एक बार के लिए हम ये देख लेते हैं, ये P&L है, ठीक है, P&L कंपनी भी देखिए P&L बनाती है और बाकी सारे जो बिजनेस है वो भी बनाते हैं। तो यहाँ पे आपके जो प्रॉफिट होता है टू नेट प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे होता है नेट प्रॉफिट। तो ये जो नेट प्रॉफिट होता है इसके बाद में ये एक एप्रोप्रिएशन में, या फिर इसको हम कह सकते हैं P&L एप्रोप्रिएशन, या फिर हम क्या कह सकते हैं सरप्लस अकाउंट, ठीक है, उसके अंदर ट्रांसफर होता है, ठीक है, सरप्लस अकाउंट या सरप्लस के स्टेटमेंट में ट्रांसफर होता है। तो ये जो नेट प्रॉफिट होता है ना वो कैसा होता है, बिफोर एप्रोप्रिएशंस, बिफोर एप्रोप्रिएशंस होता है, ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार के एप्रोप्रिएशंस नहीं किए हुए होते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या माइनस किया हुआ होता है, टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है आपके बिजनेस के, ठीक है, वो इसमें से माइनस होते हैं, टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, और यहाँ पे बाय ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ठीक है, ये एडजस्टमेंट अब तक इसमें हो चुके होते हैं, लेकिन इसमें से हमने अभी तक रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया होता है, इसमें से हमने अब तक टैक्स का पेमेंट किया नहीं होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें से एप्रोप्रिएशंस जो होते हैं वो हम डिविडेंड, जैसे डिविडेंड दे दिया, ठीक है, डिविडेंड भी तो एप्रोप्रिएशन है, कंपनी के फाइनल अकाउंट में आपने पढ़ा होगा। तो जो नेट प्रॉफिट आया है उसमें से हमने कुछ भी एप्रोप्रिएशन नहीं किया। एप्रोप्रिएशन का मतलब उस लाभों को क्या करना, बांटना, नियोजित करना, ठीक है, डिस्पोजल करना प्रॉफिट का, तो वो हमने कुछ भी नहीं किया इसमें से, सिर्फ ये नेट प्रॉफिट है प्योर, ठीक है। यहाँ पे फिर ये जो नेट प्रॉफिट आएगा बाय नेट प्रॉफिट, ये हमने लिखा। फिर इसमें से जो भी एप्रोप्रिएशंस है, टू एप्रोप्रिएशंस में तो देखिए बहुत सारे रिजर्व्स में ट्रांसफर करना, ठीक है, डिविडेंड का पेमेंट करना, टैक्स का पेमेंट करना, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है एप्रोप्रिएशंस में। तो सारे एप्रोप्रिएशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है ना, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट। क्या कहते हैं, टू प्रॉफिट या टू बैलेंस ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, ठीक है, ये आता है आपके पास। ये कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर आप क्या करते हो, बैलेंस शीट में प्रॉफिट का बैलेंस ट्रांसफर करते हो, कहाँ पे, रिजर्व एंड सरप्लस। याद है आपको स्टेटमेंट, रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर स्टेटमेंट ऑफ P&L, ठीक है। और देखिए अभी तो जो P&L का स्टेटमेंट है उसमें सारे काम एक साथ में होता है। आपके जो ये प्रॉफिट है उसके बाद में एप्रोप्रिएशन भी उसी के अंदर हो जाते हैं, ठीक है। तो
फिर इसके बाद में ये रिजर्व एंड सरप्लस हेड में चला जाता है और फिर वहां से आप उस नेट प्रॉफिट को उठाते हो अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन करने के लिए। तो वहां से जो आप नेट प्रॉफिट उठाते हो उसके क्लोजिंग बैलेंस में से, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है, उसमें से अगर हम माइनस कर दे ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट के, ठीक है, तो हमारे करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा। तो वही बात हम यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे। अभी देखिए, तो यही बात हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि आपका जो बैलेंस शीट में गया हुआ प्रॉफिट है उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से ओपनिंग माइनस करोगे तो प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आएगा, मतलब इस करंट ईयर में आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। अब वो जो प्रॉफिट आपके बैलेंस शीट में गया है ना, उसमें से आपने रिजर्व भी बना दिए थे, उसमें से आपने डिविडेंड भी दे दिया था, इंटरिम डिविडेंड भी दे दिया था, टैक्सेशन का प्रोविजन भी कर दिया था, ठीक है। ये सारी चीजें कर दी थी, क्या कर दी थी, लेस कर दी होगी ना, ठीक है, लेस कर दी थी। और फिर कुछ चीजें ऐसी होगी जैसे रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स से कोई रिफंड आया होगा तो ये हमारी क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, इसका हमारे बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स से जो रिफंड आता है वो हमारे बिजनेस की इनकम नहीं होती है, इसलिए उसे नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं, ठीक है। अब बात सुनिए ध्यान से। अब आपके पास नेट प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर आ चुका है। अब उसमें से जो चीजें आप लेस कर चुके हो, जो एप्रोप्रिएशंस आप लेस कर चुके हो, देखिए ये जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहना चाहते हैं ना, बिफोर टैक्स, ये जो बिफोर टैक्स का मामला होता है ना, क्योंकि देखिए टैक्स के लिए बहुत सारे एक्सपेंसेस माइनस किए जाते हैं टैक्स में से, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि टैक्स कौन से प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है, जिसमें से सारी चीजें माइनस की जा चुकी हो, सारे डिडक्शंस, सारे एक्सपेंसेस क्या किए जा चुके हो, माइनस किए जा चुके हो, तब उसके बाद टैक्स की कैलकुलेशन होती है। तो बिफोर टैक्स प्रॉफिट निकालने का क्राइटेरिया क्या है कि हम एक ऐसा प्रॉफिट निकालना चाहते हैं जिसपे अभी तक कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई है, ठीक है, अदर जो फर्दर एक्टिविटी है वो नहीं हुई है, क्लियर है। तो देखिए आपके पास अगर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है तो उसमें से तो काफी सारी चीजें माइनस की जा चुकी है, जैसे कि आपने जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया, आपने प्रपोज डिविडेंड कितना दिया, इंटरिम डिविडेंड कितना दिया, टैक्सेशन का प्रोविजन कितना किया, ये सारी चीजें हमने माइनस कर दी है, इसलिए हम उसको वापस क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। देखिए समझ के अगर आप चीजों को करोगे तो आपको याद रखना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ठीक है। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहले हमने इन चीजों को इस प्रॉफिट में से लेस किया था, तो अब वापस उसको ओरिजिनल बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट में लाने के लिए उसे वापस ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी, जनरल रिजर्व में या किसी भी रिजर्व में जो ट्रांसफर किया है वो, ठीक है। प्रपोज्ड डिविडेंड कौन सा वाला, प्रीवियस ईयर वाला। फिर देखिए ये जो प्रपोज डिविडेंड होता है उसका आपका प्रीवियस ईयर का बैलेंस ही क्यों लेना है आपको, ये बात आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखिए ये जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस होता है उसका जो पेमेंट है वो करंट ईयर में किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्रपोज डिविडेंड है, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड के आपके दो बैलेंस होंगे, एक तो ओपनिंग बैलेंस होगा और एक होगा आपके क्लोजिंग, ठीक है। तो आपको जो ये ओपनिंग बैलेंस है वो आपको यहाँ पे लेना है, मतलब प्रीवियस ईयर का, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड का जो ओपनिंग बैलेंस है, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, वो आपको यहाँ पे लेना है, उसको ही ऐड करना है, क्योंकि जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो पहले प्रपोज किया जाता है, ठीक है, और जिस ईयर प्रपोज किया जाता है उसके अगले ईयर उसका पेमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग है ना, इस ओपनिंग का जो पेमेंट है वो इस ईयर में किया गया होगा, इसलिए ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे आपको लेना है, मतलब प्रीवियस ईयर का बैलेंस यहाँ पे लेना है, क्योंकि क्लोजिंग जो बैलेंस होता है वो इस साल का होता है और जो ओपनिंग होता है वो प्रीवियस ईयर का होता है। तो प्रपोज डिविडेंड आपको लेना कौन सा है, प्रीवियस ईयर का, इंटरिम डिविडेंड आपको लेना है, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स आपको लेना है करंट ईयर का, जो करंट ईयर में आपने टैक्स का प्रोविजन किया है वो आपको लेना है, ठीक है। ये सारी चीजें लेने के बाद में उसको क्या करना है, आपको ऐड करना है, ठीक है। ऐड करने के बाद में आपके पास आएंगे ये वाले प्रॉफिट, उसमें से अगर आप लेस करोगे, या हमने ऐड क्यों किया पता है, क्योंकि ये सब क्या है आपके, ये है आपके नॉन ऑपरेटिंग, ये है आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, जिनका बिजनेस से कोई भी क्या नहीं है, संबंध नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग ही हुए,
क्योंकि ये तो सारे क्या है, एप्रोप्रिएशंस है, ऑपरेशन से कोई रिलेशन नहीं रखते हैं। ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, प्रीवियस ईयर वाला, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रीवियस ईयर वाला लेना है। दोनों बैलेंस होंगे आपके पास, लेकिन लोगे कौन सा, प्रीवियस ईयर वाला। इंटरिम डिविडेंड, ठीक है, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करंट ईयर वाला लेना है, ठीक है, जो प्रोविजन बनाया। ये सारे नॉन ऑपरेटिंग है, इनको ऐड कर दिए और लेस करेंगे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम है ये क्या, रिफंड ऑन इनकम टैक्स या रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, ये हमारे बिजनेस की इनकम नहीं है, तो इसको क्या कर दो, लेस कर दो। क्योंकि पहले आपने क्या किया होगा, नेट प्रॉफिट जो निकलता है ना, नेट प्रॉफिट में से हम ये जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इनकम है उनको भी हम एडलेस कर लेते हैं, इसलिए इनको हम क्या करेंगे, वापस एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये इनकम थी तो आपने ऐड की होगी पहले, तो अब वापस क्या करोगे, लेस करोगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके आ जाएगा, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपके आएगा। इसके बाद में आप क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इसकी कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। अब देखिए ये है आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आपका इनडायरेक्ट मेथड है, उस इनडायरेक्ट मेथड से कैसे इससे आप कैश फ्लो निकालोगे, तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।